बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और हमें अमेरिका से आज खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तर्जुमाकार शाहीन शबाही साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। और सर आप कहाँ रह गए थे? बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही था, बस कुछ थोड़े से मसले चलते रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आदमी फंस जाता है, लेकिन इधर ही हूँ, कहीं नहीं गया। अच्छा सर, आपकी खैर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप नहीं थे तो बहुत सारी सर डेवलपमेंट्स हुई हैं और आपने नजर भी इन पे रखी। मैं स्टार्ट आज करूंगा लाहौर जलसे से। सर लाहौर का जलसा होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद दैट विल बी द डिसाइसिव मोमेंट बिफोर दे मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद। हमने सर इससे पहले भी लाहौर में जलसे देखे हैं, मुतअद्दिद जलसे देखे हैं। अब तो सर कंपटीशन भी बढ़ गया है मीनार पाकिस्तान में। जब खादिम रिजवी साहब मरहूम का जो जनाजा हुआ उसके बाद अब कंपटीशन भी बढ़ गया है कि लोगों को जब आपने इकट्ठा करना है वहां पर, तो जो सेट किया गया था, पता चल गया लोगों को कि इसे भरने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है। दूसरी चीज सर इंपॉर्टेंट, रुकावटें लगेंगी। लाहौर बहुत सारे लोगों का इम्तिहान भी है, जो गवर्नमेंट में है उनका भी इम्तिहान है, जो गवर्नमेंट से बाहर हैं और इत्तेहाद करके बैठे हैं सर उनका भी इम्तिहान होगा। अगर जलसा नहीं होता, पकड़ धकड़ होती है और हालात उसी तरह होते हैं जिस तरह मुल्तान में हुए थे, आपको लगता है कि ये जिसे ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक स्टेप होगा और लाहौर अपना फैसला देने के लिए तैयार है और यही स्ट्रेटेजी थी कि सबसे आखिर में लाहौर का के लोगों का जो मौकिफ है वो जाना जाएगा? बहुत शुक्रिया इरफान आपका। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मुल्तान में जो कुछ हुआ वो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज अपना अपना विक्ट्री डिक्लेयर करके और घर चली गई। गवर्नमेंट को भी एहसास हो गया कि उन्होंने गलत किया था, उसको रोकना नहीं चाहिए था, और उनको भी ये फेस सेविंग मिल गई कि क्योंकि इन्होंने रोका तो हमने सड़क पे जलसा करके तकरीर कर दी और हम बच गए वो बड़े स्टेडियम में जाके। तो वो तो एक ड्रॉ हो गया मैच, और उसके बाद अब फाइनल जो लाहौर का आ गया है प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत बड़ा, कई तरीके से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि मैंने सुना है, ये कई कुछ एनालिस्ट भी ये कह रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी ने तो अब कह दिया है कि जी हमने मुल्तान में जो कुछ करना था आपकी हेल्प कर दी है, अब ये आपका टोटली आपका नून लीग का शो है। और नून लीग के शो का मतलब ये है कि मरियम बीबी का शो है और किसी का शो नहीं, क्योंकि उनके साथ मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ और वो सबसे बड़ी जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग फोर्स थी लाहौर में नून लीग की, वो थे हमजा शरीफ साहब। सारे के सारे जो उनके जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो सब उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हमेशा रहते थे और वो उनको यूज करते थे, और ही वाज द ड्राइविंग फोर्स। वो इसमें अब शामिल नहीं है और वो जेल में होंगे, और उनके ये लोग अब खुद मरियम को जा के उन लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और शायद उन्होंने कोई ऐलान भी किया है कि जी हम जलसे से पहले लोग इलाकों में जाएंगे और कुछ कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ रही है उनको, हालांकि ये पहले काम होता था हमजा साहब को और वो बड़ा अच्छा उसको मैनेज करते थे। तो अब वो नहीं है, एक तो ये उनको डिसएडवांटेज रहेगा। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो होगा पैसे। जितने पैसे खर्च होंगे उतना आप क्राउड ला सकते हैं, ये एक सेट बात। पैसे सारे खर्च करेंगे नून लीग वाले, खैर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है खर्च करने का, लेकिन खर्चा सारा उनका होगा, बाकी और कोई इसमें शामिल नहीं होगा। लोग कितने लाते हैं, और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपने भी जिक्र कर दिया और मैं भी यही 2-3 दफा में लिख भी चुका हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज खादिम रिजवी साहब ने इनको दे दिया है। जितने पैसे खर्च कर लें, जितने ये मोबिलाइजेशन कर लें, पूरे पंजाब से कर लें, वो उतना बड़ा जलसा करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मुश्किल हो जाए। और
और अब इन्होंने गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज कर लिया कि जी हमारी स्ट्रेटेजी जो थी मुल्तान में कुछ ज्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं थी। इन्होंने भी अच्छा खेल खेला है कि इन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि जी जाए आप, अब बीच में जो भी रुकावट होती है वो होगी। उसमें बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ कि शायद एक ऐसा क्योंकि SOPs रिक्वायर्ड हैं अभी, कोविड तो खत्म नहीं हुआ और SOPs रिक्वायर्ड है, आपके ट्रेवल के लिए भी रिक्वायर्ड है। आपके बसों में जब आप लोगों को लेके आते हैं तो आप एक बस में कितने लोगों को बिठा सकते हैं, ये भी SOPs का एक हिस्सा है। तो उनको मास्क पहनना जरूरी है, ये सब चीजें अगर ये इफेक्टिवली, सिर्फ ये कोविड की SOPs को इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दे उस दिन या एक दिन पहले, तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि जी आप बाहर से जितनी बसों में लाएंगे उसमें आप आधी बसें लाएंगे और आप पूरे भर के नहीं ला सकते। और गवर्नमेंट अगर कहे कि जी ये SOP का आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो रोक दे, वो रोक सकती है। तो ये करेंगे, मेरा ख्याल है ये सब होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि ओपन है, लेकिन ये जाहिर होता है एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपके जो जो है CCPO साहब है लाहौर के, उनका भी उनका इम्तिहान। सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि जी वो जब से आए हैं और बड़ा उनसे लोगों की उम्मीदें हैं और लोगों ने देख रहे हैं कि जी ये अब क्या गुल खिलाते हैं और क्या मुआजिजा दिखाते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ एक्शन तो दिखाना है। तो ये और मगर फिर भी सब कुछ करने के बाद कामयाब भी हो जाए और मैदान में आप पहुंचा भी दें काफी लोग, तो इसमें फिर एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि जी शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स जो है ना वो फेल हो गई। अब चलेगी मरियम की पॉलिटिक्स। और ये जो पिछले दिनों में मीटिंग्स हुई हैं, और इसमें एक मीटिंग मैंने सुना जो एक दिन इनका पैरोल बढ़ाया गया, उसमें एक मीटिंग हुई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम की अंदर ही, और उसमें बहुत सी चीजें डिस्कस हुई। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि जलसा जितना कामयाब होगा उतनी मरियम विल हैव द अपर हैंड। सीधी सी बात है। तो शहबाज साहब तो मेरा ख्याल है कि वो अब वो नाकाम हो गया तो फिर वो करेंगे कि गवर्नमेंट से जाके बात करें, उनका तो यही पॉलिटिक्स है और वो भी एक मुश्किल काम है अब। और कामयाब हो गया तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई क्योंकि मरियम जीत गई। मगर इसके बाद अब जो पैसों के अलावा लोग कौन लाएगा? नून लीग सिर्फ लाहौर पे अगर डिपेंड करेगी तो फिर तो वो कुछ नहीं कर सकती, पूरे पंजाब से और इर्द गिर्द के पूरे इलाकों से उनको लाना पड़ेगा। और सर लाहौर के भी कुछ हल्के हैं, सारे नहीं, अब लाहौर के भी कुछ हल्के। लाहौर में जितने भी हैं उनके मेन फोर्स लाहौर से होगी, लेकिन ये बाहर से उनको लानी पड़ेगी, बहुत सारी लोगों को लाना पड़ेगा। और उसकी लॉजिस्टिक्स अगर आप देखें तो 1000 बसें भी आप ले आए, भर के ले आए, तो 50,000 लोग नहीं बनते। अब कंपेयर अगर आप करें खादिम रिजवी साहब के जलसे से, तो वहां तो लाखों के हिसाब से थे और कुर्सियां वहां कोई नहीं थी, और वो बसें वसें भी कोई नहीं थी, कोई लाया भी नहीं था, खुद ही लोग बस आ गए थे। यहाँ तो कुर्सियां अगर आप रख दें तो वो कहेंगे जी हमने 50,000 कुर्सियां रख दी, 50,000 इज नॉट अ फिगर एट ऑल, रख भी दी आपने, भर भी गई, तो सो व्हाट। ये इनके लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चैलेंज हो गया है कि जी इस जलसे को कामयाब हमने इस तरह करना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि कामयाब हो गया तो उसके बाद फिर क्या करना है आपने? क्या यहीं से आप मूव करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, या फिर आप ये सब वाइंड अप करके फिर दोबारा सारा मोबिलाइजेशन करेंगे, सारे लोगों को फिर बुलाएंगे, फिर इतने करोड़ खर्च करेंगे और फिर आप लॉन्ग मार्च करने के लिए जाएंगे? तो चारों तरफ से इनके ऊपर बड़ी मुश्किल है और बड़ा क्रिटिकल है ये जो एक वाटरशेड इवेंट इसे आप कह सकते हैं होगा। सर ये PDM आपको लगता है कि फॉल्ट लाइन बन गई है जलसे जो उन्होंने किए, इसकी जो शॉक्स हैं वो गवर्नमेंट को तो खैर महसूस इस तरह नहीं होते, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे शॉक्स महसूस हो रहे हैं, उन्हें भी पता चल रहा है, लोग इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। और इस सिनेरियो में जब मरियम नवाज रोस्टम पे खड़ी होके उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, आटे के हवाले से बात कही, चीनी के हवाले से बात कही, मुशर्रफ को बाहर भेजने के हवाले से बात कही। उस वक्त गवर्नमेंट शायद वो कहते हुए भूल गई कि गवर्नमेंट किसकी थी,
जब मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर गए तो ये जो हिस्ट्री चेक करने की जिम्मेदारी है सर, ये किसकी है? लोग अब तो सोशल सर मीडिया पे ये छोड़ते फैक्ट नहीं चेक, है। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये डेवलप्ड सोसाइटीज में और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में तो ये बात मीनिंगफुल होती है कि जी कोई अगर झूठ बोल रहा है तो कोई हर टीवी पे हर हर इंस्टीट्यूशन में फैक्ट चेकर्स बैठे होते हैं कि जी ये फौरन ही उन्होंने चेक करके कहा कि जी ये इन्होंने ये झूठ बोला, इतने झूठ बोले, ये गलत था, ये सब तो होता है और वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में लोग बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं, पी जाते हैं, याद भी नहीं रहता उनको, वो सब एवरीथिंग इज ओके विद अस। अब यही जैसी जैसी बातें आप बता रहे हैं, किसने मुशर्रफ को भेजा, कौन था उस वक्त, नहीं था। खुद मरियम साहिबा ने जो जो बातें की हैं, खुद जो इसाक डार साहब ने अभी हाल ही में जो अपना एक उस शो उस किया तरफ भी मैंने आना है। आई हैव अ सीरीज ऑफ आ, क्वेश्चंस फॉर यू। जी और जी, मगर मैं एक ये बात कह रहा हूँ कि जो बातें ये करते हैं वो खुद भूल जाते हैं कि जी हमने पहले क्या कहा था और अब हमें याद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और उसका हम क्या जवाब देंगे अगर कोई पूछ ले तो। ये खुद भी इनकी नहीं पता होता, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीजें मैटर नहीं करती एक तरह से। उन्होंने ये भी कहा था कि काउंटी क्रिकेट कौन खेल रहा था, किसी ने वो जंग अखबार का वो तराशा निकाल के दिखा दिया जिसपे इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी वालदा के आखिरी जो रस्मात थी वो अदा करते हुए। खैर सर, ये चीजें मौजूद है। अच्छा, आपने इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि इसहाक डार साहब का मामला। अच्छा सर, वहां पर पहली जो एक बहस हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के मीडिया के कैनवस के ऊपर, उसमें बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी जो माजी में कभी हकूमत, जो इस वक्त की हकूमत है, उनके पसंदीदा थे और बाद में नहीं रहे, ऐसा उनका ये कहना है। और अब तो वो ये कहते हैं कि हमें, अगर हुकूमत कहती है कि हमारे वो पसंदीदा नहीं रहे, तो ये उनके लिए एक तमगे से कम नहीं है। ऐसे कॉलम भी लिखे गए हैं बीबीसी के ऊपर। जी जी। इसहाक डार साहब का सर इंटरव्यू, आपको इससे आपकी क्या असेसमेंट है? क्योंकि सोशल मीडिया ने तो अपना फैसला भी दे दिया, सवालात भी खड़े किए, उधर से जवाबात भी आ रहे हैं। आपकी सर असेसमेंट क्या है? बाहर की दुनिया में मीडिया को कंट्रोल कम से कम नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल मेरी मर्जी वाली बात भी नहीं होती। मेरा सवाल जो रिसर्च है, जो हकीकत है, उसके ऊपर बेस करता है। तो ये तो अगर कोई समझ रहा था कि बीबीसी में जाके वो कंट्रोल कर लेंगे, या कोई झूठ बोल के वो ब्लेटेंटली झूठ बोल के आराम से उनको इजी रास्ता दे देंगे कि जी आप निकल जाए, तो ये तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी बेसिकली गलती थी। आई थिंक दिस इज, कोई भी क्रेडिबल, हाफ क्रेडिबल मीडिया भी अगर हो तो वो इस तरह का कोई सॉफ्ट बॉल दे के और आपको रास्ता नहीं दे सकता। अगर उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी रखनी है, हालांकि हार्ड टॉक की क्रेडिबिलिटी तो बहुत लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए थी। मैंने खुद, कई लोगों ने पूछा आपकी क्या राय है, मैंने फिर एक ट्वीट भी किया कि ये बड़े सॉफ्ट थे, ये जो इनके बीबीसी के जो एंकर थे, ही वाज वेरी सॉफ्ट ऑन। हालांकि 2-3 दफा उन्होंने बड़े क्रिटिकली पूछा, प्रेस भी किया उन्होंने सवाल को अपने, लेकिन उन्होंने काम के सवाल जो थे वो फिर भी नहीं पूछे। पहला सवाल मैं तो पूछना चाहिए था कि जी आपका स्टेटस यहाँ क्या है इस वक्त, 3 साल से आप यहाँ हैं, हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम और हाउ आर यू लिविंग हियर, व्हाट इज योर स्टेटस नाउ। तो बता देते वो फिर कि जी क्या स्टेटस था, या है या नहीं है, या क्या कर रहे हैं। खाली उनको वीजा पे वीजा मिले जा रहे हैं तो ठीक है, फिर वो भी बता देते। दूसरा, कई और मतलब बहुत सारी चीजों पे वो उनको पिन डाउन जिसे कहते हैं ना हमारे इंटरव्यूज में, कि आप बिल्कुल कॉर्नर कर दिया आपने, इसमें कॉर्नर वो हुए। और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अपनी बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन खैर, मगर ये कि इतना बड़ा ये मीडिया, पाकिस्तान मीडिया पे इवेंट बन गया। पाकिस्तान में इनका डार साहब का इंटरव्यू इवेंट इसलिए बन गया, और बहुत बड़ा इवेंट इसलिए बन गया कि पाकिस्तान में इनको बोलने की इजाजत है नहीं, और अगर इजाजत जिस वक्त थी तो ये किसी को बोलने नहीं देते थे। तो ये पहली दफा लोगों ने देखा कि जी ये इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, और जरा सख्ती के साथ कर रहा है, एज ए न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट की तरह कर रहा है, इनके अपने साथी या सिंपथाइजर की तरह नहीं कर रहा। तो लोगों ने फिर उसको फील किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मीडिया में जो इंटरव्यूज होते रहे या होते थे, या जिस तरह ये हैंडल करते थे, और अब ये कैसे हैंडल कर रहे हैं।
बाकी उसमें जो बातें उन्होंने की है वो तो झूठ, जैसा हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान में झूठ बोलना तो कोई नई बात है नहीं, मगर बीबीसी पे आप झूठ बोलेंगे तो आप खतरा है कि पकड़े जाएंगे, और शायद थोड़े बहुत पकड़े भी गए। अब आपको क्योंकि आज एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था और कहा गया कि शायद ये मुश्किलात नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इससे इजाफा हो जाएगा। सर आपको लगता है मुश्किलात में इजाफा होगा यहाँ पे रहने के हवाले से? और उन्होंने कहा कि वो लोग, बाद में ट्वीट भी किया गया है इस हवाले से, डियर स्टीफन सेकर और लिस्ट ऑफ द पीपल हु डाइड व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द हरासमेंट बाय नैब, 12-14 लोगों की लिस्ट दी गई है। जब सवाल किया गया कि नैब के लोगों, उनसे पूछा गया ना कि आप नैब जी के कस्टडी के अंदर लोगों की डेथ हुई है, और जिस तरह उन्होंने बयान किया। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो हमारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इस पे बात भी कर रहे थे, इसहाक डार साहब ने सर एक टीवी जो चैनल है उसको पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी गुफ्तगू को एडिट किया गया और मैंने अपनी शिकायत बीबीसी को भेज दी है। ये उनका ऐसा कहना है इस हवाले से। तो सर क्या नवाज शरीफ साहब को ये नुकसान देखिए, हाँ, होगा? इस पे अगर तो वो ये समझते हैं कि उनका इंटरव्यू एडिटेड था और उसमें से कोई सेंसरशिप की गई है या कोई बातों को काटा गया है जिससे कि मीनिंग चेंज हो गए, तो फिर तो उनको बताना पड़ेगा कि जी क्या सवाल था, क्या जवाब उन्होंने दिया, क्या चीज काटी गई और किस तरीके से काटी गई। ये तो उनके पास रिकॉर्ड एक होना चाहिए। मेरा ख्याल है, पता नहीं है होगा कि रिकॉर्ड उनके पास इंटरव्यू का नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये कि ये उनको फिर साबित करना पड़ेगा। अगर बीबीसी पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आपने एडिट करके उसको ट्विस्ट दे दिया या उनको ऐसा दिखाया गया जैसे वो बिल्कुल कॉर्नर हो गए और कुछ बातें इन्होंने कही हैं जो कि उन्होंने नहीं चलाई, ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने ये बातें भी की थी जो इन्होंने नहीं ब्रॉडकास्ट की। ये तो एक बड़ा मतलब एक बड़ा क्लेम है और इसको मेरे ख्याल है उनको परस्यू करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल करना चाहिए, जरूर। मगर हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या चीज उन्होंने कही और क्या। मगर लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो फोकस उनके ऊपर था और जो उनके चेहरे के रिएक्शन से, वो तो देख के लग रहा था कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। कहना चाहते तो वो कह देते। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ उनके लफ्ज बोल रहे हो और वो आवाज नहीं आ रही हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सर वो क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उन्होंने कहा कि 2015 में मुझे मिडिल ईस्ट से ऑफर आई कि आपने पाकिस्तानी इकोनॉमी को ठीक किया है, तो हमारी भी रहनुमाई करें। लेकिन मेरा जवाब था कि मेरे मुल्क को मेरी ज्यादा जरूरत है। जब आपसे सवाल किया जाए कि आप बरतानिया में क्यों मौजूद हैं, या आप पाकिस्तान में जाकर अपना दिफा क्यों नहीं करते, या पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, तो उसके जवाब में उसके बाद इस किस्म का किसी दूसरे टीवी चैनल पे जाके तबसरा करना या जवाब देना, आपको लगता है कि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इंटरव्यू बहुत डाटा था और सवालात बहुत मुश्किल थे, ये वाकई हार्ड टॉक नहीं, तो और ये ऑब्वियसली। जवाब अगर अगर उनके पास था, ये जवाब तो उस वक्त दे देते। ये कोई ऐसी तो बात नहीं है कि जिसको कोई काट देता है इसको। इसमें क्या बात है? उन्होंने उस वक्त तो उन्होंने ये कहा हेल्थ हेल्थ की वजह से मैं नहीं जा रहा, मेरे को गर्दन में कुछ गड़बड़ है, कुछ पता नहीं क्या। अब क्या कहना चाहिए, गर्दन में तो अक्सर अक्सर पाकिस्तान में तो गर्दन में वो सर्वाइकल का उन्हें मसला है और सर्वाइकल मसला होगा। मगर अक्सर पाकिस्तान में तो लोगों में गर्दन में सरिया वरिया होता है, लेकिन वहां पे तो शायद नहीं होगा। लेकिन गर्दन में कोई प्रॉब्लम है उनका, और इसलिए मैं 3 साल से यहाँ बैठा हूँ। तो ये अब देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जो मौका आपको फाइट के बाद याद आए उसको आप छोड़ दे, फिर वो किसी काम का नहीं होता। किसी काम का नहीं होता। अच्छा सर, इसहाक डार साहब का आपको अब क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के केस पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मौकिफ को कमजोर हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई असर नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जी कहेंगे यार बेवकूफ आदमी, तुमसे किसने कहा था कि जाके दो, अगर गए भी थे तो जरा ठीक से हैंडल करते, तुमको मीडिया से बात करना नहीं आती। इसके बाद और बस खत्म मामला, और बल्कि क्या हो। सर नून लीग के कुछ जो लोग हैं वो ये बात कर भी रहे हैं कि करना चाहिए उनको कि अगर आप बाकायदा बीबीसी पे जाने का फैसला, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर होगा। ये पहली तो बात। ये उन्होंने इजाजत दी होगी कि जी, या हो सकता है कि बीबीसी ने नवाज शरीफ से कहा होगा जी आप आए, तो उन्होंने कहा हम नहीं आते, हमारी जगह कोई और आ जाएगा और इनको भेज दिया।
अब जिसने भी इनको धक्का दिया है वो दरिया में, तो वो ज़ाहिर है पूछेगा भी तो सही कि यार तुम्हें तैरना नहीं आता था, तो तुमने क्यों जब छलांग लगाई भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई इसहाक डार साहब के हवाले से और लाहौर का जलसा। मुल्तान का सर जलसा, बहुत सारे बातें ऐसी रोस्टम से कही गई जिसमें आटा और चीनी इसके रेट्स की बात थी, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बात थी और फिर मुशर्रफ के हवाले से बात थी। सर इस पे आपका हम कमेंट लेंगे, क्या कहेंगे इस किस्म की गुफ्तगू जो की गई? क्योंकि सर सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए फौरन निकाल के आपको आईना दिखा देते हैं कि जनाब ये देखें। देखिए मुल्तान पे जो बातें हुई हैं, बेसिकली पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही थी कि आसफा को लॉन्च करें, और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतनी कोशिश उनकी जिस तरह कामयाब होनी चाहिए थी, जो फीडबैक या जो बूस्ट मिलना चाहिए था आसफा को उस जलसे से, वो थंडर सारा वो उन्होंने एफर्ट थी सारी पीपल्स पार्टी की, लोग पीपल्स पार्टी के थे। 1 घंटा तकरीर कर दी मरियम साहिबा ने, और आसफा जो भी अब तकरीर लिख के लाई थी, या जो उनको भी प्रॉब्लम है ज़ाहिर है बिलावल की तरह, उनका भी मसला ये है कि उनकी सारी ट्रेनिंग और जो अप्रेजिंग जो हुई है वो हुई है सारी इंग्लिश माहौल में, और दुबई में वहाँ के स्कूल, और वहीं, और उनके जो घर में भी मेरे ख्याल इंग्लिश बोली जाती थी, वहाँ पे उर्दू उर्दू कोई नहीं बोलता था। तो उनका भी मसला यही होगा कि वो अब उनको नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उर्दू बोलने की, तकरीरें करने की, पब्लिक स्पीकिंग की, और वो कर रही होंगी शायद, जाहिर है। लेकिन मरियम बहुत ट्रेंड हो गई है, बहुत जाहिर है एक्सपीरियंस भी है, बड़ी भी है उनसे, तो उन्होंने वो सारा का सारा जलसा तो वो उन्होंने हाईजैक मेरा ख्याल है मरियम ने वहां पे कर लिया। अब पीपल्स पार्टी वाले इस बात पे तैयार नहीं है कि हम पूरी तरह इसी तरह किसी और जलसे में पार्टिसिपेट करें आपके साथ। ये फिशर तो अंदर 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 तो ये फिशर्स है। मौलाना साहब का भी है कि मौलाना साहब लाहौर में कितने लोगों को लेके आएंगे, उनके जो मुल्तान में तो खैर उनके मदरसे थे और इर्द गिर्द उनके लोग आ गए काफी। अब लाहौर का भी मसला है कि लाहौर में उनके कितने लोग होंगे, और अगर होंगे तो एट व्हाट कॉस्ट। मौलाना साहब तो मेरा ख्याल है अब ये समझ गए कि ये पहले कैश, उसके बाद बात करेंगे जो भी करनी है, तो वो somebody has to pay the bill। और असल बात यह है कि ये अगर कामयाब भी हो जाए तो फिर तरीका क्या है, यानी अब लास्ट लाइन जो है वो आपने भी बताया कि लॉन्ग मार्च है। जलसा आपने अच्छा कर लिया, उसके बाद लॉन्ग मार्च कब करेंगे? 2 महीने बाद करेंगे, फरवरी में करेंगे, जनवरी में करेंगे, अभी करेंगे? कुछ अभी क्लियर नहीं है। और इस दौरान में क्या करेंगे? प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्ड करना जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रेशर, मुश्किल काम। मुश्किल काम है। गवर्नमेंट के पास भी टाइम है कि वो जितने अपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, महंगाई की प्रॉब्लम्स है, दूसरे जो इश्यूज है लोगों के, उसको वो हैंडल करके ठीक कर सकता है वो, बिल्कुल। लेकिन सर टाइम काफी गुजर गया है, 2-2.5 साल गुजर गए, महंगाई काबू नहीं हुई, नहीं वक्त वो तो लगेगा ठीक इस। है, ठीक है, 2-2.5 साल अभी गुजर गए, लेकिन 2-2.5 साल अभी और बाकी भी तो है उनके पास। अगर ये प्रेशर इनके कामयाब नहीं होते तो उनके पास 2-2.5 साल बिल्कुल है। और अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं, जो जो रिजल्ट हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे, अगर वो आ जाते हैं तो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ज्यादा जल्द इजीली लेजिस्लेशन लॉज पास हो सकेंगे, ज्यादा इजीली ये काम कर सकेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि जो काम नहीं कर सके 2 साल, वो 1 साल में कर लें। तो टाइम तो है उनके पास, लेकिन ये असल में टारगेट जो है वो है अपोजिशन के लिए कि वो किस तरीके से 2-3 महीने में इतना प्रेशर बिल्ड कर दे कि जी इनको हटा देंगे, ये चले जाए। ये बहुत मुश्किल काम है, और ये करना जो है, या तो आप बिल्कुल लॉकडाउन कर दे सारी चीजों को, तो फिर ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन होगा, लड़ाई होगी, वायलेंस होगा, वो भी एक सिनेरियो है। उसके लिए कौन तैयार है? पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है गवर्नमेंट छोड़ने के लिए। रेजिग्नेशन की जो बात है, रेजिग्नेशन में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? पीपल्स पार्टी का है। और तो और जो नून लीग के कुछ लोग हैं जो असेंबलीज में, बाकी सब तो साइड पे बैठ के मजे तालियां बजाएंगे, और तो कुछ नहीं करना उन्होंने।
सर आपको लगता है कि हुकूमत को एंगेज किया हुआ है अपोजिशन ने, जो हकीकी मसाइल हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उससे हुकूमत की तवज्जो जो है वो हट गई है और हुकूमत इस ट्रैप में आ गई है? अगर तवज्जो दे पॉलिसी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, आवाम के ऊपर। इसको आप रिवर्स में भी आप इसको क्यों नहीं लेते कि हुकूमत इनके साथ ये खेल रही है और रियल इश्यूज की तरफ लोगों की तवज्जो उस तरफ ज्यादा नहीं जा रही। अच्छा। ये भी ये हो भी सकता है। ये भी हो ये भी हो सकता है सकता है। कि ये वो भी हो उनको सकता मौका मिल रहा है कि जी वो कुछ, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी देखिए हमने चीनी के ऊपर कंट्रोल कर लिया और 20 रुपए कम हो गई चीनी, तो उनको मौका मिल रहा है कि वो चीजों पे एक एक करके कंट्रोल करते जाए, जबकि गेम इनके साथ गुल्ली डंडा हो रहा है, ठीक है है। सड़कों पे। वेल सेड। ये भी सही है कि इनको एंगेज किया है और पीछे जो है वो इस वक्त काम जारी है। फिर असल हालात। अपोजिशन को चाहिए था कि जो रियल इश्यूज, हॉट इश्यूज, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, इन सारी चीजों में पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये खुद जबरदस्ती इनको लाना पड़ता है लोगों को। एंड दिस इज नॉट एन इनकलाब जो कि जिससे कि ये गवर्नमेंट हटा सके। और सर आपने शायद ये बात नोट भी की हो कि इनकी तकरीरों के अंदर घर की सियासत से आगे वो तकरीरें चलती नहीं है। कौन किसके जनाजे में गया, किसने शिरकत की, मेरे अब्बू ने क्या कहा, उनके वालिद ने क्या कहा, इस किस्म की गुफ्तगू जब आप नेशनल पॉलिटिक्स तो ये नहीं हो सकती कि जिसके ऊपर आप पूरे कौम का बयानिया रख सकें। यही मैं अब बात कर रहा हूँ ना कि इनका जो फोकस है वो लोगों के मसाइल नहीं है, वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी यानी कितना नुकसान मुझे हो रहा है, कितना मुझे प्रोसिक्यूशन हो रही है, कितना मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, जेल में डाल दिया, ये कर दिया, सिर्फ अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। लोगों के मसले ये नहीं है, लोगों के मसले कुछ और है। और ये कहते हैं कि जी मैं जलसा करूंगा और तकरीर करूंगा मैं फौज के खिलाफ, और लोग निकल के आए उसमें शरीक हों क्योंकि महंगाई हो गई है। दोनों चीजें ये कंबाइन सिंक हो नहीं रही है उनसे। सर एक ना पल्स कंसल्टेंट उनका कोई एक सर्वे आया है। आई डोंट नो ये सर्वेस की क्या हकीकत होती है, ये सही होते हैं, गलत होते हैं। अगर हमारी मर्जी का सर्वे तो ठीक होंगे, अगर नहीं होंगे तो ये भी, इसका भी हाल पाकिस्तान की सहाफत की तरह है। नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद, भारतीय मौकिफ या सियासी बयान, ये सवाल पूछा गया था। अच्छा सर, 51% लोगों ने कहा कि भारतीय मौकिफ है, 23 ने कहा सियासी बयान है और 26 ने कहा मालूम नहीं। हालांकि ये 23 ने जो कहा ना कि सियासी बयान है, ये भी असल में यही है कि भारतीय मौकिफ ही है। देखिए जनाब, सर्वेज की जो बात है ना, इस पे तो मैं टोटली बिलीव नहीं करता। और खासकर पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे लोगों की लिटरेसी रेट जो है, लोगों की जो पढ़े लिखे लोगों का सर्वे करता कौन है, अव्वल तो ये नहीं पता, किन लोगों से वो पूछते हैं ये नहीं पता, क्या तरीका है ये नहीं पता, कोई साइंटिफिक तरीका। सर्वेज को तो आप पाकिस्तान को तो छोड़ दें, यहाँ अमेरिका में जो सर्वेज हुए थे, सारे दुनिया भर के सर्वेज जो थे वो सारे गलत साबित हो गए। और ट्रम्प साहब 70 मिलियन वोट्स ले गए, जबकि सब कह रहे थे कि जी ये हारेंगे बुरी तरह, और उनकी पार्टी पूरी पूरी वैसी की वैसी खड़ी हुई है। और तो सर्वे तो मुझे तो पाकिस्तान में कोई सर्वे क्रेडिबल नहीं लगता, जबकि वो जो एक जो है गैलप जो है, बड़ा नाम है उसका, अगर पाकिस्तान में वो भी जमात इस्लामी वालों का था तो वो भी शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है कि ये भी क्या ठीक होता है या नहीं होता, क्या होता है। अब ये जिसने भी किया है सर्वे, अपनी मर्जी का सर्वे, आप जिससे मर्जी करा लें, पैसों का खेल है, कर लें, क्या फर्क पड़ता है, कितने लोग इस पे बिलीव करेंगे, आई डोंट। और वो जिन लोगों से सवाल पूछा गया है कि उनका क्या कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, ये भी एक उससे बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अव्वल चीज तो है। सवाल किससे पूछा गया ये बताया जाए कि कौन लोग हैं जिनसे पूछा गया। आम रेडी वालों से, सब्जी वालों से, रक्षा वालों से अगर सवाल पूछा है कि जी इंडिया का क्या हुआ है, तो वो तो मुझे नहीं सकता कि ये कोई मॉडल क्या है उनका, किस तरीके का मॉडल है। तो इस पे कोई ज्यादा फिक्र करने की या कोई गौर करने की जरूरत भी नहीं है। ये अपनी मर्जी के लिए लोग करते रहते हैं सर्वे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा सर, जाते जाते दो खबरें हैं जिस पे बात करनी है। एक तो सर अहम वफाकी वज़रा की कारकर्दगी कैसी रही, इस पे एक रिपोर्ट जारी हुई है। और दूसरी जो खबर है वो ऑब्वियसली जो मुशीर हैं, मुशीर खजाना हफीज शेख को कराची, नैब कराची ने सर नोटिस जो है वो जारी किया है। तो सर एहतसाब हर लेवल पे हो रहा है। देखिए एहतसाब वाले अंडर प्रेशर भी तो बहुत है ना। और जो अभी ये वाकयात हुए, अब उन्होंने जैसा कि
रिसेंटली हुआ एहतसाब के ऊपर, कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, हुकूमत ने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, अपोजिशन ने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कौन सा ऐसा, मीडिया ने भी ऑब्जर्वेशन दी है। तो अब एहतसाब वाले तो हर तरफ से अंडर अटैक है और वो फिर उन्हें कुछ ना कुछ बैलेंसिंग एक्ट तो करना पड़ता है। अब उन्होंने हफीज शेख का पीपल्स पार्टी के दौर का केस अब उठाया है, तो आजकल के केस तो फिर मेरा ख्याल है 2050 में जाके कोई वो उठाएंगे, क्या होगा। यानी ये कोई टाइमलाइन है उनकी, या कोई उनके लोगों की जो कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो एहतसाब में, नैब में जो रिक्रूटमेंट कौन करता है, किस टाइप के लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, और वो क्या न्यूट्रल है, क्या वो पैसे दे के आप जो मर्जी करा लें। यानी सर वो बड़े बड़े सवाल, ये नैब के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल है और इनमें अमेंडमेंट भी चाहिए। जाहिर है हर एक कह रहा है अमेंडमेंट सर एक तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, और फिर जो हिरार्की है कि अगर जो बड़े केसेस हैं, यानी इस लेवल का केस जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर उसका फैसला होना है, तो वो भी फिर एक टाइम लगता है। तो और एग्जीक्यूटिव कमेटी तो कितने साल से बैठी हुई है, वो पता नहीं उसको कहाँ से उसको कोई तार आती है कि जी अब आपने फलाना केस उठा के तो इसका फैसला करना है, या कोई तरीका है, या क्या कोई ऐसा सिस्टम बताया जाए ना कि जी क्या सिस्टम है उनका। हाउ डू दे पिक एंड चूज कि जब प्रेशर आया तो वो एक गवर्नमेंट का केस उठा लिया, अगर प्रेशर नहीं आया तो 3 अपोजिशन के केस उठा लिए, और रोज जो है गवर्नमेंट वाले इंफॉर्मेशन जो है वो टीवी पे बैठ के मीडिया का ट्रायल करे जाते हैं। वाकई आप, यानी आपको अजीब बात लगेगी, लेकिन मैं तो अब जब देखता हूँ गवर्नमेंट वालों को बैठ के कि जी इतने मजीद ये पकड़े गए, इतने करोड़ का ये टीटी आ गई, इतने ये आ गए, इतने वो वादा माफ गवाह बन गए, मैं तो हाथ जोड़ के तो बाबा माफ कर दो, हम ये आप सब अपने पास रखो, हमें बताओ कि आपने एक केस में कोई रिजल्ट निकाला है कि नहीं निकाला। वो सलीम मांडेवाला ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की थी कि प्ली बार्गेनिंग उसी के बाद ये सारा शुरू हुआ ना, ये नैब के ऊपर जो प्रेशर, उनको फिर बुलाया गया, उनसे मीटिंग हो रही है फिर, और उसके बाद फिर अब तो ये मेरा ख्याल है बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, ये करना बंद कर दें नैब वाले, कोई काम करके, और बेसिकली तो वो ये कि केस कंप्लीट करके ले जाए, वरना ये ना हो कि जी आप ले जाते हैं वहां से, फिर आपको डेट पे डेट लोगों को भूल ही जाते हैं कि जी केस क्या था। इसको मतलब बेसिकली एक चेंज आपके सिस्टम में भी और नैब की वर्किंग में भी चाहिए। सर मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा मैं आपके सामने ही रखूंगा। सियासतदानों ने सर खुद तो तकसीम थे, वहां पे भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इन्होंने सहाफत को भी तकसीम कर दिया। अब एक पीटीआई ऑफिशियल का एक ट्वीट किया गया जिसमें तमगे मिले हैं, जो बहुत ही लॉयल किस्म के सहाफी हैं वो पीटीआई, हालांकि मैं इस डिमार्केशन के खिलाफ हूँ, सहाफी को अपना न्यूट्रल काम करना चाहिए। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि जनाब सच को सच कहना चाहिए, हमने कहा भाई न्यूट्रल सहाफत का मतलब ही यही है कि सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। तो सर ये सिलसिला वहां पे भी अब शुरू हो गया है। इन लोगों ने, मैं तो सर इसका कसूरवार इन लोगों को ही ठहराता हूँ, जो मैं तो बल्कि कहता हूँ कि इनके कबीले, यानी जिस शाम को आपने अपने कबीले में जाकर ही बैठना है ना, तो आप कैसे उससे बगावत कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत पुरानी बात है कि हेलीकॉप्टर ग्रुप्स होते थे और प्राइम मिनिस्टर के, और वो जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे सर पहले, अभी प्राइवेट जेट ग्रुप्स हैं। अब प्राइवेट जेट पे वो इम्प्रूव हो गया, चले हालात ठीक हो गए, तो वो और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में मेरा ख्याल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ज्यादा ही होता था, ये लोग इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं करते थे, पीपल्स पार्टी वाले कुछ इतना पैसे वैसे नहीं करते थे। हाँ 2-4 जो इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट होते थे उनको वो नौकरियां दे देते थे और उनको अपने साथ शामिल कर लेते थे। ये अलबत्ता उनका, जरदारी साहब की स्ट्रेटेजी ये रही है कि जी कोई भी अगर बड़ा कोई मीडिया में बन गया तो उसको अपने साथ मिला लो। कई दफा मुझसे उन्होंने कहा जब 93 और 96 के इलेक्शन की बात की, आप आ जाए, मैं तो नहीं गया, मेरे साथ जो बैठे थे वो चले गए, उसके बाद फिर वो ख्वार हो गए तो अलग बात है, लेकिन खैर तो ये इनकी स्ट्रेटेजी तो ये माल चलाते हैं, ये बिल्कुल मुझे पता है कई लोगों का बहुत तरीके से। ये नहीं, मैं एक साहब को जानता हूँ जो अखबार में काम करते थे, उनको तो वहां से 50,000 या 60,000 रुपए मिलते थे, और 1.5 लाख रुपए महीना वो लेते थे रेडियो पाकिस्तान से कि जी वो रोज एक समरी बना के रेडियो पाकिस्तान को देते थे कि जी आज अखबारों में ये हेडलाइन छपी, लेते रहे पता नहीं कितने सालों।
सर वो एक ऐसे ये पोस्ट यकीनन बहुत सारे इदारों में है जिनका काम ये और होता है कि वो कटिंग्स निकाल के और बकायदा एक रिपोर्ट बना के किसी को पेश की जाती थी कि वो बताया वो जाए। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो वो उनकी नौकरी लग जाती है, जब वो चली जाती है तो फिर बंद हो जाती है, तो ऐसे ही होता है। तो लोगों बिल्कुल। को मतलब बाई करने के तरीके तो हैं बहुत सारे। अब ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप लिस्टें बना दें कि जी ये हमारे हैं और ये उनके हैं, ये हमारे। ये आप लोगों को जो अच्छे भी हैं उनको आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे और वो फिंगर रेज कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बहुत जल्द शाहीन ज़ेबाई साहब और हम एक नए शक्ल में और एक नए सिलसिले के साथ आपके पास आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल चलो रखिएगा। जल्दी आएंगे।